करो ना। हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में आपके इस बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है रेस्पिरेशन, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले बता दें कि रेस्पिरेशन होता क्या है। सामान्य तौर से लोग समझते हैं कि इंस्पिरेशन सांस लेना और सांस छोड़ना, यह रेस्पिरेशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्या फिर? जैसे आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, तो उस खाना से एनर्जी मिलना चाहिए। आप भोजन क्यों करते हो? क्योंकि वहां से एनर्जी मिलेगा। तो कहा मिलेगा कैसे? तो कहा जो फूड के अंदर में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, वहां से एटीपी बनेगा। तभी हम कहेंगे कि इस फूड से, जो डाइजेस्टेड फूड है, वहां से आपको एटीपी मिला। तो एटीपी मिलेगा कैसे? कहा कि ग्लूकोज से एटीपी जो मिलने का प्रोसेस है, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब रेस्पिरेशन क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी। So it is the process by which what? Liberation of energy. एनर्जी बनेगा, एनर्जी निकलेगा फूड से, मतलब फूड का कन्वर्सन एनर्जी में हो, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जो है वह प्लांट में भी होगा, वह एनिमल में भी होगा। तो प्लांट कैसे सांस लेगा, ऑक्सीजन लेगा कैसे, और कैसे CO2 छोड़ेगा, इस बारे में भी देखेंगे। ऑक्सीजन कैसे लेगा, तो प्लांट के अंदर में रेस्पिरेशन कैसे होता है और एनिमल के अंदर में कैसे होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो पहला देखेंगे कि रेस्पिरेशन के अंदर ये प्लांट क्या जो है, प्लांट के अंदर में कैसे होगा। तो पहले रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट में पहले कैसे होगा, ये देखिए। देखो भैया, रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो कहा कि गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय रूट्स। पहला नंबर पे है बाय रूट्स। पहले नंबर पे क्या है? रूट के द्वारा कैसे रेस्पिरेशन होगा, रूट के द्वारा कैसे रेस्पिरेशन होगा। रूट, फिर स्टेम, फिर लिप्स। अब रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा और लिप्स के द्वारा जो होगा उसको बोलेंगे बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट रूट से, स्टेम से और लिप से यह गैसियस एक्सचेंज करेगा। तो पहले देखते हैं रूट के द्वारा। कहा रूट के अंदर एक सेल है जिसका नाम है इपीब्लेमा सेल। क्या नाम है भाई साहब? इपीब्लेमा सेल। ओके, एंड रूट हेयर्स। आपने ये वाला फिगर देखा होगा, रूट का, ये जमीन है, ये रूट का है। तो रूट के अंदर में इस तरह से रूट हेयर्स होते हैं। दिस इज रूट हेयर्स। इसका नाम क्या है? रूट हेयर्स। तो दो टर्म हमने बोला, एक है एपीब्लेमा सेल, दूसरा है रूट हेयर सेल। ठीक है, तो रूट हेयर्स के द्वारा रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एयर प्रेजेंट इन सॉइल। जो इसके अंदर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो मिट्टी के से जुड़ा रहता है रूट हेयर के थ्रू और एपीब्लेमा में। तो यहां से जो यहां पर एयर मौजूद है मिट्टी के अंदर, वहां गैसियस एक्सचेंज करेगा। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा रूट हेयर के थ्रू और एपीब्लेमा सेल के थ्रू एंड रीचेज ऑल इंटरनल सेल। मतलब जैसे कि हम नाक से लिए और सारे सेल को बांट दिया ऑक्सीजन, उसी प्रकार से यहां पर दो सेल है रूट के अंदर, याद करिए, एपीब्लेमा सेल एंड रूट हेयर का सेल। और ये सब कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर में। और मिट्टी के अंदर में जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वह इस सेल के थ्रू पहले आएगा डिफ्यूजन के थ्रू एपीब्लेमा सेल में और रूट हेयर में, और फिर वहां से जो प्लांट के और अदर ऑर्गन्स हैं उनमें ये जाएंगे। ठीक हो गया, तो पहले हमने रूट के थ्रू बता दिया। अब दूसरा कह रहा है कि ऑक्सीजन जैसे मान ली कि इधर गया तो ये इसी प्रकार से CO2 बनेगा। तो CO2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में
निकलेगा। तो गैसियस एक्सचेंज हो गया। बाय रूट गैसियस एक्सचेंज होने के लिए दो सेल की जरूरत है, एक है एपिबेलेमा सेल और दूसरा है रूट हेयर का सेल। क्लियर हो गया। तो यहां हम लोग यहां पर हमने क्लियर कर दिया आपको। तो पहला चीज हो गया हमारा रूट हेयर के थ्रू, ठीक हो गया। अब दूसरा देखते हैं आगे स्टेम के थ्रू कैसे होगा। तो स्टेम के थ्रू देखो, अब स्टेम में क्या है मैटर, तो कहा स्टेम के थ्रू भी प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज होते हैं। कौन कौन से सेल इन्वॉल्व है, यहां देखिए। पहला है गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। अब स्टेम है तो स्टेम ग्रीन भी है, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहां है, तो आपको यहां पर ये रूट है, मान लीजिए रूट हेयर्स है ये, तो रूट के बारे में बता दिया हमने। अब ये स्टेम है, ये स्टेम है भाई, जरा समझिए, ये स्टेम है, ये दिस इज स्टेम। अब यहां से फिर स्टेम की ब्रांचेज हैं, फिर यहां से लीफ भी होगा। तो अब आपको देखना है कि स्टेम जो है, जब स्टेम ग्रीन हो, हरा भरा है, ग्रीन है ये कलर का, तो ग्रीन जब स्टेम है तब यहां पर एक स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। मतलब ग्रीन स्टेम में गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू होगा। किसमें, ग्रीन स्टेम में। पहली बात क्लियर हो गई, स्टोमाटा के थ्रू। ये ग्रीन स्टेम है और इसके अंदर में स्टोमाटा है, और यहीं पर जाकर के इस स्टोमाटा के थ्रू आपका गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जाएगा और CO2 बाहर निकलेगा। राइट बात हो गई। लेकिन जब स्टेम सूख गया, वुडी हो गया, लकड़ी बन गया ये, तब यहां पर एक सेल होता है लेंटी सेल विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। यहां पर फिर दूसरा सेल है यहां पे जो सूखा होने के बाद, उसका नाम है लेंटी सेल। क्या नाम है, लेंटी सेल। यहां पर भी आपको ऑक्सीजन जाएगा और CO2 बाहर आएगा। मतलब ये हुआ कि स्टेम में दो प्रकार के सेल हैं, एक स्टोमाटा, ये किस स्टेम में है, यह है हरे भरे स्टेम में, जिसका जो स्टेम ग्रीन है उसमें एक स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। अब दूसरा है वुडी स्टेम है। वुडी स्टेम में आपको एक सेल है जिसका नाम है लेंटी सेल। ठीक हो गया। तो ये दो प्रकार की चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब बात आई लीफ के बारे में। तो लीफ में आपको यहां स्टोमाटा के थ्रू होता है। ठीक है। अब स्टोमाटा ड्यूरिंग नाइट, नाइट में क्या, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, दिन में तो फोटोसिंथेसिस होगा, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तब वहां पर क्या होगा, CO2 इज रिलीज्ड आउट, बाहर निकलेगा। अब ड्यूरिंग डे CO2 प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब दिन में क्या है, दिन में तो भाई साहब फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो जो रेस्पिरेशन में प्लांट ने CO2 निकाला, इसी CO2 का इस्तेमाल प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस में कर लिया। क्लियर बात हो गई। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा, तो क्या होगा, वो CO2 आपको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है। तो ये हो गया लीफ के बारे में। ठीक हो गया बच्चों, तो ये समझते चलेंगे। ओके, अब आते हैं आगे। तो प्लांट में रेस्पिरेशन हमने आपको बताया थ्रू रूट हो गया, थ्रू स्टेम हो गया और थ्रू लिप्स हो गया। क्लियर बात हो गई इतनी। अब हम आगे आपको आगे के पॉइंट देखते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फिगर शोज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन एयर थ्रू प्लांट एंड एनिमल, व्हिच प्रोसेस रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई। अब देखिए CO2 इन एयर, यहां से प्लांट में, ऑक्सीजन इन एयर यहां से एनिमल में, इस तरह से आपको एक बताया गया है। तो क्या है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इस प्रकार से आप इस चार्ट को बना सकते हो आप। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि which of the following condition is true for a state of stomata of a green leaf shown in given diagram। तो यहां भी आप देखिए कि एक गार्ड सेल है, यह एक गार्ड सेल है और यहां पर स्टोमाटा है, यह क्लोज स्टोमाटा है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज, ये आप देखिए बंद है, ये तो बंद होगा तो नहीं जाएगा, तो गैसेस एक्सचेंज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट, और क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो भाई ये क्वेश्चन एक आया था, ये एक मिनट रुक जाओ,
ये क्वेश्चन टर्म 1 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से याद करिए। ठीक है, अब यहाँ है लिखने का कि राइट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट और रेस्पिरेशन इन एनिमल, इसको भी आप लिख लेंगे। अब आइए हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल के बारे में। ठीक है जी, तो रेस्पिरेशन इन एनिमल में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब जो हम आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया, इट इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सेल एंड प्रोड्यूसिंग एनर्जी। जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेस्पिरेशन का मतलब है एनर्जी का प्रोडक्शन। तो एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ से हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो फूड है, जैसे मान लो कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, एमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, ये सब जितना भी है, तो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है ये किसका, और प्रोड्यूस करेगा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी एंड देन एलिमिनेटिंग वेस्ट CO2 एंड वाटर। मतलब यहाँ पर फूड है आपके पास, तो फूड से आपको एटीपी बनाना है, एटीपी बनाना है। यहाँ देखिए तो कहा फूड क्या है, ये है ग्लूकोज, ध्यान देखिए ये ग्लूकोज है C6H12O6, और इस पर ऑक्सीडेशन हुआ, भाई सांस लेने का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा, CO2 और वाटर, ही तो वेस्ट प्रोडक्ट है, बाहर निकल जाएगा, लेकिन मुख्य बात है एटीपी, यही है एनर्जी। तो एनिमल में जो रेस्पिरेशन का पर्पस है वह है एनर्जी लिबरेट करना फूड से, और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन के पचने के बाद ग्लूकोज बना है खाने से, तो वो ग्लूकोज से कैसे एटीपी निकलेगा, इसी बात को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है जी, ओके, आइए तो ये हो गया। आपका क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन का आप इक्वेशन बताइए, तो इक्वेशन क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2, और यहाँ पर सर रेस्पिरेशन हो गया 6CO2 6H2O एंड ATP। दिस इज द इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन। आइए, डिफरेंस रेस्पिरेटरी ऑर्गन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए छोटे ऑर्गेनिज्म में जब हम लोग का स्टार्टिंग हुआ तो वहां जो लोअर एनिमल थे उसमें कोई बहुत डेवलप हम लोगों जैसा लंग्स है आज डेवलप है, और पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप है कि आप नोस्ट्रिल है, फिर ट्रैकिया है, फिर वो बाइफरकेट होगा, ब्रोंकाई ब्रोंकस लंग्स है, इस प्रकार से शुरू के एनिमल में नहीं थे। तो थे क्या, छोटे छोटे, कहीं पर कोई सरफेस से हो रहा था, कहीं पर छोटे कोई एनिमल से के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स थे। तो देखिए पहला रेस्पिरेशन जो फ्रॉग में है आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, जैसे फ्रॉग में हुआ, तो फ्रॉग में क्या आप देखिए किससे हो रहा है, स्किन से हो रहा है, तो स्किन से हो रहा है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो स्किन से होगा उसको बोलते हैं हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और ये कहाँ होगा, ये होगा फ्रॉग में। फ्रॉग क्या है, एम्फीबिया है। ठीक हो गया। अब दूसरा आइए, कहा पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब है जो लंग से रेस्पिरेशन होगा। अब लंग से रेस्पिरेशन कहाँ होता है, भाई हम लोगों में होता है, तो इसका आंसर क्या है, ह्यूमन है, बर्ड्स है, एम्फीबियंस है। ठीक है, एम्फीबिया में कई प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, क्यूटेनियस भी है और पल्मोनरी भी है। दूसरा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, गिल्स के थ्रू होता है, वो मछली में होगा, ये आपको पता है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, ट्रैकिया के थ्रू होगा, ये इंसेक्ट्स में होता है। सेल सरफेस रेस्पिरेशन होता है अमीबा में, पैरामेसिया में, जो छोटे छोटे एनिमल है इस प्रकार से इसके सरफेस के थ्रू एक्सचेंज होता है, CO2 बाहर जाएगा और O2 अंदर आएगा, ये अमीबा है जी। क्लियर बात, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। ठीक हो गया। अब अमीबा में देखो कि अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे है, तो सिंगल सेल रिमेन इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ वाटर। ये सिंगल सेल का प्राणी है, इसका पूरा का पूरा बॉडी एक सेल का बना होता है और ये पानी के कांटेक्ट में डायरेक्ट होता है। तो जो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है वही डिफ्यूज करता है इनके सेल के अंदर में। सो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर डिफ्यूजेस इनटू सेल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड CO2 इज रिलीज। जैसे मान लो कि ये आपका अमीबा है, ये सपोज करिए कि ये अमीबा है ये, और इसके चारों तरफ में वाटर है ये। ठीक है, अब इस वाटर में आपका क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो ऑक्सीजन इस सरफेस से यहाँ पर ऑक्सीजन में आ गया,
अब यहाँ पर ये फूड है, इस फूड को तोड़ेगा और फाइनली क्या करेगा, फिर CO2 बाहर निकाल देगा। तो अमीबा के अंदर में एक सेल का प्राणी है, चारों तरफ में वाटर है, वाटर के अंदर में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है और वही ऑक्सीजन उस सेल सरफेस के थ्रू अंदर आएगा। वो अंदर में भोजन रखा हुआ है, उसको तोड़ेगा और लिबरेट करेगा एनर्जी एक तरफ, और एक तरफ CO2 बाहर कर देगा। तो अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल में क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे अंदर आता है, डिफ्यूजन के थ्रू। प्रोसेस क्या नाम है, प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन, टेक्स प्लेस डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजेज। ठीक हो गया। अब दूसरा है अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है, अर्थवर्म आपका एनेलिडा है। अर्थवर्म में क्या होता है, बाय थिन एंड मॉइस्ट स्किन, बाय थिन एंड मॉइस्ट स्किन। अगर आपके देखेंगे कि बरसात के दिनों में बहुत सारा ये अर्थवर्म निकलता है, केचुआ बोलते हैं हिंदी में। अगर आप इससे परेशान हैं कि भाई घर में न निकले, तो आप एक थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए, नमक, और चारों तरफ छीट दिए, उसके बॉडी पे रख दीजिए, वो मर जाएगा। आप कहें क्यों मर गया भाई, पूछे ना क्यों मरा, कहा कि जो अर्थवर्म है उसका जो स्किन है वो हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए फॉर रेस्पिरेशन। आपने नमक डाला, नमक ने उसके जितने वाटर पर मॉइस्चर था सबको एब्जॉर्ब कर लिया, स्किन के थ्रू ऑक्सीजन नहीं गया और वो मर गया। समझे। तो यहां पे थिन एंड मॉइस्ट स्किन के थ्रू अर्थवर्म में होता है। ऑक्सीजन इज सप्लाइड विथ ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल। ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब किया वो पूरे सेल में एक बार चला जाएगा और CO2 जो बना हुआ है बॉडी के अंदर में वो डिफ्यूज हो जाएगा ब्लड में और एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द स्किन। तो स्किन से इसका रेस्पिरेशन है। तो यह भी क्या है, एक प्रकार का एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, राइट। सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन। अब देखिए मछली में कैसे होगा, मछली में जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू है। किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। गिल किसको कहते हैं, गिल्स जो होता है वो दोनों साइड में होता है, हेड के दोनों साइड में नीचा में गिल्स लगा रहता है। गिल्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ हेड, इट टेक्स वाटर थ्रू माउथ एंड पास इट टू गिल्स वेयर ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड बाय गिल्स। देखिए पानी जो माउथ से लिया मछली ने, उसका एक्सट्रैक्शन, ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन किया पानी से। पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन था उसका एक्सट्रैक्शन गिल्स करता है, ठीक है। एंड वाटर इज रिमूव्ड आउट थ्रू गिल स्लिट्स, और पानी फिर गिल स्लिट से बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर चला गया। तो जो एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन है, एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन इज सप्लाई टू द बॉडी, वही ऑक्सीजन पूरे बॉडी को सप्लाई कर दिया, समझे ना, थ्रू द ब्लड एंड क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, ब्लड चला गया तो क्या हुआ, फिर CO2 रिलीज कर दिया ब्लड में और ये बाहर चला गया गिल के थ्रू। तो मछली में कैसे हुआ, मछली तो पानी में ही रहती है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि पानी का जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वह पहले माउथ में गया और फिर उसके बाद में गिल्स ने और वहां से वाटर से एक्सट्रैक्ट किया और पूरे बॉडी को सप्लाई कर दिया, मेटाबॉलिज्म हुआ और CO2 जो बना हुआ था वह फिर एक्सपेल्ड आउट कर दिया ब्लड के थ्रू। तो यहां पर ये बात हो गई। एक अर्थ्रोपोडा है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर क्या है, स्मॉल ओपनिंग ऑफ ऑल ओवर द बॉडी, इसके पूरे बॉडी पे एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्पायरिकल्स। क्या बोलते हैं इसको, स्पायरिकल, ठीक है, यहां लिखा है स्पायरिकल, व्हिच आर कनेक्ट विथ ट्रैकियल सिस्टम। यह जुड़ा रहता है किससे, कनेक्ट रहता है, किससे जुड़ा रहता है, ट्रैकिया से जुड़ा रहता है, ट्रैकियल सिस्टम से। स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है ना, जो फैला रहता है चारों बॉडी के चारों तरफ फैला रहता है, स्पायरिकल्स से जुड़ा रहता है ट्रैकिया। तो ग्रास होपर में किसके थ्रू होता है, स्पायरिकल के थ्रू। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि दो एनिमल है, एक पानी में रहने वाला जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल है, उसका रेस्पिरेशन ज्यादा फास्ट होगा या
एक जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो जमीन पे रहता है, लैंड पे रहता है, उसका होगा। आंसर क्या है भाई? तो कह रहा है रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच मच फास्टर, बहुत ज्यादा तेज होगा जी, देन जमीन पे रहने वाला। क्यों भाई? बिकॉज वाटर हैज लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन देन एयर। जी, वाटर हैज लो कंटेंट, इसको समझिए, लो कंटेंट है किसमें? पानी में। वाटर हैज लो कंटेंट ऑक्सीजन देन एयर। भाई एयर में 21% ऑक्सीजन है, बहुतायत है, तो बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, आराम से ले रहे हैं। लेकिन जहां कम है, डिजॉल्व है, खींचना पड़ेगा उसको। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले का बहुत ज्यादा तेज होगा देन जमीन पर रहने वालों का। एकदम क्वेश्चन याद रखो। क्लियर बात है? ओके जी, चलो। तो अब देखते हैं कि एनिमल में रेस्पिरेशन दो प्रकार के हैं। एक है एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब कि बिना ऑक्सीजन के ही जो मसल्स में, आप सोचो मसल्स में भी तो है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन है, वो कन्वर्सन होगा। तो हमने रेस्पिरेशन का मतलब क्या कहा? रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन, उसका कन्वर्सन एनर्जी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन होगा तो भी कन्वर्सन होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी होगा। तो जहां ऑक्सीजन नहीं है लेकिन फूड से एनर्जी का कन्वर्सन जो है एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कहां होता है? ये मसल्स में होगा। और कहां होगा आपका भाई? देखिए रेस्पिरेशन, ये पहला एरोबिक रेस्पिरेशन है। पहले मैं आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन दिखाऊं आपको। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये देखो, रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म। तो यहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्सन पायरुविक एसिड में होता है। ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब आप कहोगे भाई साइटोप्लाज्म क्या है? देखो ये सेल है, यहां ग्लूकोज आया, बिल्कुल आया, और ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ। तो यहां ग्लाइकोलिसिस तो हुआ, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है भाई यहां, तो ये कन्वर्सन हो गया पायरुविक एसिड में। ठीक है कि नहीं? और ये कहां हुआ? साइटोप्लाज्म में। ये कहां हुआ? साइटोप्लाज्म। यस, हियर इज साइटोप्लाज्म। पायरुविक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इन टू वेज। अब देखिए मैंने आपसे कहा ना मसल्स है, तो कहा एक मसल्स में होगा और एक ईस्ट में होगा। ठीक हो गया? मसल्स, जो हम लोग का मसल्स है इसमें, ठीक है, तो मसल्स में बनेगा यही पायरुविक एसिड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड की वजह से, जैसे आप चलते हो, बहुत दूर तक चलते हो तो आप थक जाते हो, या बहुत देर तक काम करते हो थक जाते हो। भाई क्यों थकते हो? कहा कि यही पायरुविक एसिड जो कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज से, यह अगेन कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड के अकुमुलेशन की वजह से आपको थकान की अनुभूति होती है। ठीक है, यहां देखिए, ठीक हो गया। अब ये देखिए, यही कहानी हम आपको बता रहे थे। देखिए यहां लैक्टिक एसिड लिखा हुआ है। तो क्या हमने बताया आपको? कहा कि मसल्स में ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। भाई एक्सरसाइज करते हो तो मसल की डिमांड है ऑक्सीजन की ज्यादा, और सप्लाई जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले पाते। तो कहा मसल स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओहो क्या बढ़िया बात बोला। कहा भाई साहब एक्सरसाइज कर रहे थे आप, जितनी सप्लाई थी ऑक्सीजन की उतना नहीं मिला, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल से चालू कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मात्र 2 एटीपी। क्वेश्चन नंबर 1 का ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी एटीपी इज प्रोड्यूस? जवाब है 2 एटीपी, मात्र 2 एटीपी यहां पर बना। ठीक है जी। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स, मैंने अभी कहा, कहा मसल्स में, एंड लीड्स टू क्रैम्पिंग, थकान, मसल का दर्द, ये सब ऐसे होगा कि सोने का मन करेगा, देह टटाएगा। समझ में आया? तो कहा ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट, पायरुवेट, यहां कहा कि नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो लैक्टिक एसिड 2 मॉलिक्यूल और एनर्जी 2 एटीपी, ये ध्यान रखिएगा।
और यही चीज खमीर के अंदर जो ईस्ट सेल है, आप जानते हो कि जितने भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस है यहां पर ईस्ट होगा तो पायरुवेट, पायरुवेट ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल, दारू जिसको बोलते हैं भाई, दारू, इथेनॉल, C2H5OH, कहां गया, ये रहा C2H5OH। और साथ साथ यहां ध्यान दीजिए, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दिस टू। कहा क्या डिफरेंस है, कहा एक इथेनॉल बना और साथ में ये CO2 निकला, एनर्जी तो यहां भी 2 ATP निकला, लेकिन लैक्टिक एसिड के जो सिंथेसिस हो रहे थे यहां पर नो CO2, ध्यान दीजिए यहां पर CO2 नहीं निकला, लेकिन इथेनॉल में जो फर्मेंटेशन हुआ तो ग्लूकोज का तो पहले तो पायरुवेट में टूटेगा ही टूटेगा, अब इसके बाद में यहां भी ऑक्सीजन नहीं है और ईस्ट में हो रहा है, तो यहां पर क्या हुआ कि 2 ATP का सिंथेसिस हुआ, सॉरी 2 इथाइल अल्कोहल का हुआ, मतलब इथेनॉल का, और 2 CO2 का, और साथ में 2 ATP का। तो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरे को बोलते हैं इथेनॉल फर्मेंटेशन। मतलब पायरुविक एसिड 2 प्रकार से टूटेगा, पायरुविक एसिड से हो गया ये लैक्टिक एसिड, और पायरुविक एसिड से ही बना इथेनॉल। तो आई होप कि दोनों के एनारोबिक प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आपको एरोबिक समझाने के लिए, ठीक है। यहां देख लो, पहले ये देखो पूरी की पूरी कहानी। कहा कि ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन का कंपाउंड है C6H12O6, आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैं आपको लिख के बता देता हूं। यहां पे देखिए C6H12 और O6 ये ग्लूकोज है भाई साहब, मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड, 6 कार्बन है। अब ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, मतलब ये सेल है और यहाँ ग्लूकोज है, यहाँ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है 6 कार्बन का कंपाउंड। अब यहाँ से पहले क्या टूटेगा, 3 कार्बन का कंपाउंड टूटेगा, तो 3 कार्बन का कंपाउंड टूटा, इसको बोलते हैं पायरुविक एसिड, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड, पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड। अब पायरुवेट यहाँ से 3 प्रोसेस बताया गया, एक है कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ईस्ट में हुआ, अभी आपको हमने बताया कि ईस्ट में होगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, या 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है C2H5 और OH, और साथ में बनेगा CO2, एक CO2 इधर आ गया और 2 यहाँ आ गया, 3 आपके पास था, यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड है यहाँ, तो 3 कार्बन में 2 इथेनॉल में और एक CO2 में, और साथ साथ यहाँ पर एनर्जी निकला ATP, ATP में कितना ATP, 2 ATP निकला, ठीक है। तो ये कहानी तो ये हो गई। दूसरी कहानी हुई लैक ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कहां भाई, मसल सेल में, तो मसल सेल में फिर 3 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन ये तीनों के तीनों कहां पर है, लैक्टिक एसिड में है, ये तीनों कार्बन कंपाउंड, तीनों कार्बन किस में है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो यहाँ CO2 नहीं निकला, यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं है, यहाँ तीनों के तीनों कार्बन यही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ATP निकल गया, ये ATP, और यहाँ भी 2 ATP निकला। अब आइए, तो ये तो कहानी हो गई ये दोनों एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक में क्या होता है, जहां ऑक्सीजन की मौजूदगी है वहां क्या होता है, वहां ये होता है कि यहां भी ऐसे टूटेगा, पायरुवेट यहां भी आएगा, लेकिन जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तब जाकर के CO2, ठीक है, और ये वाटर और एनर्जी यहां पर मिलता है, ठीक है। यह एरोबिक रेस्पिरेशन है, यह क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो आई होप कि आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब ये जो डिटेल है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस पहले होगा, 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसका कन्वर्सन आपका पायरुविक एसिड में हुआ। ये कहां साइट है इसका, कहां होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, बोथ एरोबिक में हो चाहे एनारोबिक में हो। ग्लाइकोलिसिस हमेशा कहां होता है, ये आप देखिए सेल है, तो यहां पर ये न्यूक्लियस है इसका, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो हम बना रहे हैं क्रिस्टी है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो पहला क्या है कि आपको ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से तो हो गया पायरुवेट, कोई दिक्कत नहीं, ये साइटोप्लाज्म में हो गया। तो कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिसिस।
तो ग्लाइकोलिसिस क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक में और एनारोबिक में कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। देखिए बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक में इसका जगह क्या है? साइटोप्लाज्म में है। प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा भाई? 2 एटीपी बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, 2 एनएडीएच बनेगा। इंटरेस्टिंग बात देखिए यहां पर कहा कि ये जो पायरुवेट बना, ये जो बना ऐसे, तो इसमें 2 एटीपी बन गया, 2 आपका 2 एटीपी और 2 पायरुविक एसिड, और प्लस में, सब प्लस में है, 2 पायरुविक एसिड, 2 एटीपी और साथ में निकल गया 2 एनएडीएच। अब ये क्या बला है? ये आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज है ये। जैसे आपको बहुत पैसा मिला तो या तो बैंक में डाल देंगे, तो पैसा डाल दिया, लेकिन कुछ जमीन खरीद लिया आपने, कुछ सोना खरीद लिया, तो यह भी तो धन ही है भाई, लेकिन यह पैसा नहीं है। मतलब कि जमीन को बेचा जाएगा तो पैसा आएगा, मतलब सोना को बेचा जाएगा तो पैसा आएगा। दैट मीन्स कि यह एक बायोमॉलिक्यूल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो यह बायोमॉलिक्यूल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है आगे जब जाएगा क्रेब साइकिल में और ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो यही एनएडीएच से बनेगा एटीपी। तो अगेन आ गया एटीपी। ये कैसे? ये कहां होगा? तो कहा कि इसके लिए क्रेब साइकिल होगा। क्रेब साइकिल कहां होता है? क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां होता है? नोन एज टीसीए साइकिल। सुनिए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं या साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। कहां होगा ये? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ये भाई साहब, सुनिए, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो यही जो बना यही आगे एंट्री करेगा यहां जाकर के, और यहां क्रेब साइकिल होगा, यहां भी क्रेब साइकिल होगा। क्रेब साइकिल का क्या प्रोडक्ट है? फिर से 2 एनएडीएच, एफएडीएच, क्या नाम है इसका? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और यह है निकोटिनामाइड, ठीक है ना। अब ये जो हमने कहा कि सोना ले लिया आपने, आपने जमीन खरीद ली और अब आपको जरूरत है पैसे की, तो जमीन को बेचोगे ना भाई, तभी तो आएगा। कि पैसा आपको रिक्शा से चल रहे हो, कह रहे हो कि 50 रुपया चाहिए, रिक्शा वाला कह रहा है, आप कह रहे हो नहीं मेरे पास तो 500 बीघा जमीन है, वो कहेगा भाई साहब 500 बीघा को बेचो और मेरे को पैसा दो, कहेगा कि नहीं कहेगा? यस। तो कह रहा है एटीपी इसके अंदर जरूर है, एनएडीएच के अंदर, ये एफएडीएच के अंदर, लेकिन यह जब तक कन्वर्ट नहीं होगा एटीपी में आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। तो कहा कि एनर्जी कन्वर्ट कैसे होगा? तो भाई जमीन को बेच दो, सोना है तो सोनार को बेचो। तो कहां पर बेचोगे? तो कहा यह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी बनने के प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। लेकिन इस एटीपी के बनने में अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये कहां होगा? कह रहा है कि इसका जगह है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन कहां है भाई? ये है आपका, ये है आपका न्यूक्लियस, फिर से बता दूं, ठीक है। और ये जो हमने आपको बनाया था कि ये है आपका, ये है क्रिस्टी। ध्यान दीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूं, ये क्रिस्टी है। ये इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग हुआ इसको क्रिस्टी बोलते हैं, और इसी के ऊपर में यहाँ पर आपको ये ऑक्सीसोम है। तो इसको अगर हम बाहर निकालें तो ऐसा मिलेगा आपको, ये ऑक्सीसोम F1 और F0 पार्टिकल, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम, और ऑक्सीसोम पे ही यहाँ पर एटीपी बनता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ? साइट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भैया एटीपी कहां बनेगा? तो कहा इनर मेम्ब्रेन पे बनेगा। पहला चीज, एटीपी प्रोड्यूस एडीपी बाय एटीपीएज एंजाइम, है ना, और डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। तो ये हो गया कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। बस, तो ये हो गया कहानी पूरी की पूरी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट, ये आपको पता है कि हम पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनाते हैं और पायरुवेट से ही इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल प्लस CO2 ईस्ट के अंदर में, लैक्टिक मसल्स के अंदर में। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ा हमने कि प्लांट में कैसे होता है, रूट स्टेम लीफ के बारे में पढ़ा, फिर एनिमल में पढ़ा कि एनिमल में कैसे होता है। तो एनिमल में 2 प्रकार है,
एक प्रकार है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपने 2 एटीपी देखा और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कन्वर्ट पायरुवेट में और फिर पायरुवेट का स्टाइल कोएंजाइम और वो एंट्री करता है मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के, वहां पर एनएडीएच और एटीपी बनते हैं। फिर एनएडीएच का कन्वर्सन एफएडीएच का कन्वर्सन आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है जो ऑक्सीसोम पे होता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत होगी आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू। थैंक यू।